जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत बसोनी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पीएनएसटी का पीवाईक्यू सीरीज। इससे पहले हम लोग ने 1D 2D 3D इन सभी के पीवाईक्यू करा था। आज बेटा हम लोग करने वाले हैं लॉ ऑफ मोशंस के जितने भी पीवाईक्यू है उनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। करते हैं बेटा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है 100 ग्राम एक गोली दैट मीन्स बुलेट, ठीक है, जो कि 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, एक लकड़ी के टुकड़े द्वारा 0.01 सेकंड में रोक दी जाती है। गोली द्वारा टुकड़े पर लगाया गया बल निकालना है, ठीक है, न्यूटन में निकालना है। पहले तो हम सिस्टमेटिक कर लेते हैं कि हमको दिया क्या है बेटा, मास दिया है। मास क्या में दिया है, ग्राम में दिया है, 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है बेटा। हमने बताया था किसी भी एसआई को सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताए थे मेथड किस प्रकार से होता है, ठीक है। चलो यहीं पर कर लेते हैं। 100 ग्राम मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 kg, इस प्रकार से हो जाएगा बेटा ये, ठीक है ना। ये कैसे किया बेटा, हम लोग ध्यान दीजिएगा। 1 kg इज इक्वल टू होता है बेटा 10 की पावर 3g, ठीक है ना, ग्राम। अब जब 10 की पावर 3 आएगा लेफ्ट में तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ग्राम के रिप्लेस में क्या किया, 10 की पावर -3 kg लिख दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या बोला है बेटा, 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये ऐसा यूनिट में है, इसको छेड़ना नहीं है। एक लकड़ी के टुकड़े द्वारा 0.01 सेकंड में रोक दी जाती है, मतलब टाइम कितना बोला है, 0.01 सेकंड, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि रोक दी जाती है, रोक दी जा रही है, इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है। आप लैंग्वेज को पकड़िएगा, जब बोलता है कि ब्रेक लगा के रोक दिया गया, ठीक है ना, किसी ट्रक द्वारा, बस द्वारा, या यहाँ पर बोला गया है कि बुलेट जो है लकड़ी के थ्रू 0.01 सेकंड में रोक दिया गया, मतलब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है कितना लेना है, 0 लेना है, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स देखो, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बेटा। यहाँ पर क्योंकि मास दे रखा है 100 ग्राम, इसको हम लोग ने केजी में ले लिया। एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। एक्सेलरेशन के लिए 3 कॉन्सेप्ट दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। हम क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जानना जरूरी है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जानना जरूरी है बेटा। 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ोगे। v इज इक्वल टू ut प्लस u प्लस 18, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 18। सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है बेटा। थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। लगभग मुझे पता है कि यहाँ पर सारे मीनिंग आप लोगों को पता होगा। v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, यस क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ए एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तीनों इक्वेशन को जनरली यूज करना है पूरे इक्वेशन में, पूरे हम लोग इस लेक्चर में तीनों इक्वेशन को हम बारी बारी यूज करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमको बोला है F बराबर एम ए निकालना है, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन 18, ठीक है। क्योंकि हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 लेके चलते हैं। 0 इज इक्वल टू, देखिए इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को 50 दिया हुआ है, ये हो गया 50। क्योंकि एक्सेलरेशन अब 50 मीटर के चाल से चल रही है गाड़ी, सॉरी बुलेट। अब हम लोग देखे हैं कि लकड़ी क्या कर रहा है, उसको धीरे 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 स्लो करते जा रहा है। 0.01 सेकंड में वो क्या हो जाती है, फाइनली रुक जाती है, ठीक है ना। मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन को मंदन कहेंगे, और मंदन को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए फाइंड करना है और टाइम दे रखा है 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड, ठीक है। इधर लाते ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाएगा ए इज मल्टीप्लाई 0.01 सेकंड इज इक्वल टू 50, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5000। अरे भैया ये 0.01 और ये इसको अगर मैं 100 में चेंज कर लूँ, डेसिमल हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा, ये 100 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 5000 ms-2, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन मिल गया आप लोगों को। अब हम लोगों को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल टू एम ए,
F इजिकल टू m के साथ मल्टीप्लाई करोगे सीधे सीधे, मतलब इसी को अगर हम लोग करें तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा बेटा, बचेगा 1 जीरो, सिंगल जीरो, मतलब 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई में मास और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 5000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, F इजिकल टू कितना मिला बेटा 500 न्यूटन, ठीक है ना। ये हमारा आंसर बेटा। कितना बल लगेगा, ठीक है, कितना बल लगेगा, 500 न्यूटन बल लगेगा किसी गोली को रोकने के लिए, ठीक है बेटा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगेगा v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फाइनली हमारी जो बुलेट है वो रुक चुकी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी को जीरो लेट करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बोल क्या रहा है, एक कण मूल बिंदु पर स्थित है, उस पर बल लग रहा है F इजिकल टू के एक्स, ठीक है। यहाँ एक धनात्मक नियतांक है, के क्या है धनात्मक नियतांक, और कण की स्थिति जो ऊर्जा बिंदु पर u बराबर 0 व x के बीच ग्राफ होगा, ठीक है बेटा। इसको समझते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैं एक पेंडुलम के थ्रू इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना। हालांकि स्प्रिंग की कहानी है, जो क्वेश्चन है स्प्रिंग या किसी स्ट्रिंग की कहानी है, बट सिमिलर है कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं मिड पॉइंट की, मीन पॉइंट की, माध्य स्थिति की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये जीरो होती है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं एंड पॉइंट पर, मतलब जहां पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल टू जीरो लेना है। अब यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। अरे भाई ये आएगा पेंडुलम चलते 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 कहाँ तक, फाइनली टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज ऑफ सॉरी हाँ, वेलोसिटी जीरो होने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफ की, एक्स वर्सेस यू की ग्राफ बात करते हैं, एक्स वर्सेस यू, ठीक है। जब हम मीन पोजीशन पे थे तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी जीरो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी, ठीक है ना। और जब हम लोग मैक्सिमम पर गए, मैक्सिमम इधर माइनस ए लिख देते हैं, माइनस ए, ठीक है ना, ये चला माइनस ए और इधर चला प्लस ए, ठीक है बेटा। अब जब माइनस ए में गए हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम, ठीक है, और इधर प्लस ए में भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसके ग्राफ को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ओके, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है 19-20, टेंशन मत लीजिएगा। बात करते हैं कि मेन पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, इधर माइनस ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब लगभग नियरली जीरो। ओके डन बेटा। अब बात करते हैं हम हमारा ग्राफ किस प्रकार से मैच होता है। अच्छा, इसके साथ में आप लोग काइनेटिक एनर्जी का भी एक ग्राफ देख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखिएगा। अच्छा, पहले समझ जाइए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। यहाँ पर हमने बोला काइनेटिक एनर्जी मीन पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, और टॉप पॉइंट पर जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है बेटा। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का और एक्स के साथ में ग्राफ, ठीक है ना। इधर काइनेटिक एनर्जी हम बोला कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है ना, और माइनस ए और प्लस ए पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो हमारी जो ग्राफ बनेगी इस प्रकार से बनेगी, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दिख रहा है बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, लगभग मिनिमम ले लो, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है ना। अब दोनों ग्राफ को मैं एक साथ ड्रॉ करूं तो आपको कभी कभी ऐसे ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये वाला ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये हमने बनाया पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है ना। इसी के साथ में देख लेते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी। काइनेटिक एनर्जी का ड्रॉ इस प्रकार से होगा बेटा,
ठीक है ना। दोनों ग्राफ जनरली कई कई बार एक साथ कुछ लिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। दोनों ग्राफ का जो रूपरेखा है इस प्रकार से दिखता है, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जो पूछा गया एक्चुअल में, बोला गया है कि स्थितिज ऊर्जा का एक्स के साथ में ग्राफ क्या होगा, ठीक है ना। तो हमारा ग्राफ लगभग ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, इस प्रकार का नेगेटिव नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए, ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यम द्रव्यमान की एक वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में था। सीधे सीधे क्वेश्चन के साथ साथ में सॉल्यूशन भी करते चले, ताकि दोबारा से क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। u इज इक्वल टू हमारा क्या है बेटा, जीरो। मैंने बोला विरामावस्था में है, विरामावस्था में क्या करना है बेटा, वेलोसिटी हमारी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी। एक नियत बल F पर इसका कार्य, नियत बल F इस पर कार्य करता है, एक निश्चित विस्थापन द्वारा अर्जित वेग समानुपाती होगा, ठीक है ना। मतलब फोर्स जो होता है ये फिक्स है बेटा, फिक्स है मतलब निश्चित है, विस्थापन ये भी फिक्स है, ठीक है। उसके साथ में अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, u v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बेटा हमने देखा कि विरामावस्था से चल रही है, विरामावस्था में हमने u को जीरो लिया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 2as, ठीक है बेटा। हमने देखा बेटा शुरू में F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन को रिप्लेस करूं F अपॉन m के साथ में, तो हमारा ये वाला इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2m यस अपॉन में, सॉरी ऊपर में f है, 2f यस अपॉन में बेटा m, ठीक है। अब मैं इस स्क्वायर को इधर ले चलूं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2f यस अपॉन में बेटा m, ठीक है। क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यफ भी फिक्स है, यस भी फिक्स है, इसका मतलब दोनों कांस्टेंट है। अब क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट यम, ठीक है ना, v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट यम, ठीक है। तो यही बोला है कि विस्थापन वेग के साथ में वेग के समानुपाती किस प्रकार से, तो v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट यम। ओके डन। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। ओके, बोल क्या रहा है, अभिलंब बल को दोगुना करने पर घर्षण गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभिलंब मतलब आर जनरली ध्यान दीजिएगा, अभिलंब बल क्या होता है। अगर मान चलो किसी मेज के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है या पुस्तक रखा हुआ है या ईटा रखा हुआ है, जो भी वस्तु रखी होगी, इसका भार है मान लेते हैं यम जी, इसका भार कितना बेटा, डब्ल्यू बराबर यम जी मान लेते हैं, द्रव्यमान है इसका यम, ठीक है ना। तो जितना बल या जितना भार इसका नीचे की ओर काम कर रहा है इस गुरुत्वाकर्षण के कारण, उतना ही बल मेज द्वारा इस पुस्तक के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको अभिलंब बल भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं बेटा, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर अभिलंब बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। अब घर्षण गुणांक क्या होता है ये समझिए, ठीक है ना। घर्षण गुणांक क्या होता है बेटा, किसी दो वस्तुओं के संपर्क सतह के बीच में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, किसी दो वस्तुओं के संपर्क सतह के बीच में एक बल कार्य करता है, ठीक है ना। किसी दो वस्तुओं के संपर्क सतह के बीच में एक बल काम करता है, जिसको हम कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं बेटा, घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या होता है हमारा, घर्षण बल एफ एस, ये क्या होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन मतलब अभिलंब बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब जब मैं अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक जुड़ता है, उसको कहते हैं घर्षण गुणांक, म्यू को ही क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं बेटा, घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो बोला क्या गया है कि घर्षण बल को दोगुना करने पर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभिलंब बल को दोगुना करेंगे तो घर्षण बल कितना होगा, तो एफ एस इजिकल टू क्या जाने बेटा, म्यू आर, ठीक है ना। तो म्यू बराबर हम लोग जान सकते हैं एफ एस अपॉन आर जान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आर को मैंने अब दोगुना कर दिया है, तो हमारा जो हो जाएगा म्यू इजिकल टू
एफ एस अपॉन 2r हो जाएगा, ठीक है, एफ एस अपॉन 2r, न्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू डेस के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारा पुराना वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ पुराना वाला म्यू, ठीक है ना, समझ में आया बेटा, ये हमारा पुराना वाला फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है एफ एस अपॉन आर। नया अगर निकालना है तो हमने बोला कि जो अविलंब बल है इसको दोगुना कर दिए, अब दोगुना करने पर मैंने क्या देखा कि हाफ को बाहर निकाला और एफ एस अपॉन आर जो कि पुराना के जैसे ही है उसके रिप्लेस में लिख दिया म्यू। अब हम यहाँ बता सकते हैं कि हमारा जो न्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, घर्षण गुणांक है, ये क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया, आधा हो गया, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पीएनएसटी 2015 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बस आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, थोड़ा बहुत लॉजिक यूज होता है, बस इतना सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बेटा। अगला क्वेश्चन है, यदि 60 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक व्यक्ति 40 किलोग्राम वाले दूसरे व्यक्ति को 60 न्यूटन बल देता है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाले व्यक्ति द्वारा 60 किलोग्राम द्रव्यमान वाले व्यक्ति पर लगा बल कितना होगा, ये बोल रहा है। इसका मतलब ये बेटा, अगर दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति कितने किलोग्राम का है, 60 केजी का है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति ले लेते हैं बेटा, दूसरा व्यक्ति ले लेते हैं इस प्रकार से, स्माइल प्लीज, ओके, दूसरा व्यक्ति है 40 केजी वाला, 40 केजी वाला, ठीक है, 40 केजी वाला है, हाँ 60 वाला है, दूसरा 40 वाला। अब क्योंकि 60 वाला 40 के ऊपर 60 न्यूटन बल लगा रहा है, ठीक है ना, ऐसा मान के चलो सामने सामने बैठे हैं, एक झापड़ लगा रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, कितने फोर्स से, 60 न्यूटन से, दूसरा वाला पहले के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ये बोला है। तो आप लोगों ने अगर न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े होंगे, आप लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम अगर जानते हो बेटा आप, ठीक है, तो क्या कहता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, मतलब अगर हम लोग दो ब्लॉक ले, ब्लॉक ए, ठीक है, या साथ में ही ब्लॉक बी, ठीक है, तो ब्लॉक ए पर फोर्स देखते हैं बेटा, मतलब ए और बी लड़ाई कर रहे हैं, हम देखते हैं ए के ऊपर फोर्स किसके द्वारा, बी के द्वारा, और इस पर हो जाएगा बी पर फोर्स किसके द्वारा, ए के द्वारा, ठीक है ना, फोर्स ऑन बी बाय ए, फोर्स ऑन ए बाय बी। तो हम देखते हैं बेटा न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन बी ए, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसे बेटा, अपोजिट है, दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा बेटा, बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी देखे थे हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ में से पहले वाले क्वेश्चन में ये भी समझा था कि अगर मान के चलो ब्लॉक है ए और मेज है बी, ठीक है ना, तो ब्लॉक ए ने लगाया फोर्स एफ ए बी, ठीक है ना, या एफ बी ए ले लो, एफ बी ए, ठीक है, और मेज ने ब्लॉक के ऊपर लगाया एफ ए बी, ठीक है बेटा, तो ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है बेटा। तो उस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन में आ जाओ, अगर ए ने बी पर फोर्स लगाया, 60 वाले ने 40 पर फोर्स लगाया 60 न्यूटन, सिंपली है न्यूटन के थर्ड नियम ये कहता है कि 40 वाला भी बी पर या 60 वाले पर उतना ही फोर्स लगाएगा जो पहले लगा था, ये भी क्या लगाएगा 60 न्यूटन, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। तो क्वेश्चन इजी है, लल्लू वाला क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा 60 सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम के तीन द्रव्यमान क्रमशः तीन बिंदु 1 0 0, ठीक है ना, हमको मास दिया हुआ है m1 m2 और m3, ध्यान दीजिए इस ये कौन से पॉइंट पे रखा हुआ है 1 0 0, बी m2 कौन से पॉइंट पे रखा है 1 1 0, m3 कौन से पॉइंट पे रखा है 0 1 0 0 1 0 बेटा, ठीक है। आपको बोला गया है कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश क्या होगा, ठीक है ना, अच्छा ये वेक्टर का क्वेश्चन है, चलो कोई ना, यहाँ पर हम लोग डील कर लेते हैं। बोलता है, हमने बोला कि आरसीएम क्या होगा, आरसीएम का फॉर्मूला याद बेटा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, हाँ या ना बोलो यार, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 होता है,
ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमको निकालना है, पहले तो x निकालना है, उसके बाद y निकालना है, XCM निकालना है, फिर YCM निकालना है, फिर ZCM निकालना है। ZCM इसलिए नहीं निकालेंगे, तीनों में Z 0 0 0 दिख रहा है, ठीक है। तो हम दो ही चीजों के बारे में बात करेंगे, XCM और YCM के लिए। चलो XCM करते हैं बेटा, XCM करते हैं। XCM क्या होगा, XCM ठीक है ना, जो द्रव्यमान केंद्र है, जो R है, उसका हम लोग X निकाल रहे हैं, X निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। पहले तो क्या हो जाएगा बेटा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सीधे सीधे आ जाओ, m1x1 पहले पिछले क्वेश्चन में m1 बराबर कितना है बेटा 2, m2 बराबर 4, m3 बराबर भी 4 है, ठीक है ना। 2 गुणित 1 कितना बेटा 2, और 4 गुणित 1 4, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, चलो आगे चलो, 2 गुणित 1 2 धन 4 गुणित 1 4 बराबर 4 और 2 कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2, तीनों के लिए मास लेंगे बेटा, तीनों के लिए मास लेंगे, 2 4 4 कितने हो गए 10 हो गए, कितने हो गए 10 हो गए। ये समझ में आया बेटा आप लोगों को। अरे यार अगर यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर कर लेते हैं, ज्यादा ही दिक्कत हो गई, यहाँ पर लिख लो m1 m2 m3, ठीक है ना, अब आसान रहेगा। ये बोलता है 1 कितना है, हाँ ये है 1 0 0, ये वो क्या बोलता है 1 1 0, और ये तीसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है 1 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है ना। अब आसान है, कर लो, ठीक है ना। इसका मास कितना है बेटा, इसका मास है 2 है, यहाँ पर 4 है, और इसका मास भी 4 है बेटा। अब आसान है ना, अब वहां से देख देख के बोल दो, m1 कितना है 2 गुना 1 प्लस m2 कितना है 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 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 प्लस, ठीक है। m3 यहाँ पर भी लिख लो, एक एक लिख के बता देता हूँ बेटा मैं, फिर बाकी दोनों में आसान हो जाएगा। m3 कितना है बेटा, m3 ये हमारा 4 मल्टीप्लाई x3 कितना है 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। हम लोगों ने देखा 2 प्लस 4 प्लस 4, ध्यान दीजिए पहली चीज, ये x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है, z1 z2 z3, क्लियर बेटा। निर्देशांक अच्छे से जानिएगा, हमने बोला 2 का 2 होता है, ठीक है बेटा, 4 का 4 होता है, उधर 0, और ये 4 4 8 2 10 हो गया, ये कितने हो गए बेटा 6 बटे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 3 बटे 5। एक ही उड़ा दोगे ना तो आपके ऑप्शन मैच हो जाएंगे, ठीक है ना, एक ही उड़ाने से ऑप्शन मैच हो जाएंगे। करके देख लो, अगर यकीन नहीं हो रहा है करके देख लो, 3 बटे 5 3 बटे 5 केवल आई के रूप में, आई केफ है ये बेटा, ये केफ है आई केफ, एक पहले ऑप्शन में ही मिल जाता है आपको 3 बटे 5, ठीक है ना। दूसरी चीज का करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, ठीक है ना। YCM निकाल देते हैं, YCM क्या होता है, ठीक है ना। YCM क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, ठीक है ना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 बेटा, ठीक है ना। आगे करता हूं मैं, क्योंकि ये हो जाएगा 2 गुणित 0 0 प्लस 4 गुणित 1 4 प्लस 4 गुणित 1 4 डिवाइड बाय, ठीक है ना बेटा, m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हो गया बेटा 10 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 8 बटे 10, ये हो जाएगा 2 6 8 2 पंचे 10 4 बटे 5, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि हमारा जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, स्थितिज ऊर्जा का स्थिति सदिश दिखा रहा है। हमने बोला एक्सीएम आई केफ प्लस वाईसीएम जे केफ, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा हम लोग। ये आरसीएम वेक्टर आरसीएम क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 बटे 5 आई केफ, ठीक है ना, ये मिल जाएगा बेटा 2 6 8 है 4 बटे 5 जे केफ, ठीक है ना। कौन सा वाला मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बस एक ही से आप पूरा ऑप्शन को उड़ा सकते हो, ठीक है ना। एक की वैल्यू निकालो तो सीधे सीधे यहीं पर कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन फास्ट है, समझने की क्षमता अच्छी है, तो आप चीजों को बहुत शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बट कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कहीं भी। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटा बेटा 3 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार को तोड़ने के लिए 10 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ रही है बेटा।
ध्यान दीजिएगा, ये 3 मिलीमीटर का टारगेट त्रिज्या एक, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, R1 कितनी है, 3 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मिली की वैल्यू पता होती है बेटा 3 गुनी 10 पर ऋण 3 मीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, मिली मतलब 10 पर ऋण 3 की घात। ओके डन बेटा। इस पर बल, इसको तोड़ने के लिए बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, या 1 कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। अब बोला गया है कि 3, सॉरी, अच्छा यहाँ पहला जो दिया हुआ है 1 न्यूटन दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है 1 न्यूटन दिया हुआ, ठीक है, 3 मिलीमीटर है, सॉरी फिर से 1 मिलीमीटर है, और उसको तोड़ने के लिए 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब क्या बोलता है, अब मिलीमीटर जो त्रिज्या है, सॉरी, जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेडियस है वो बढ़ा दिए, 1 मिलीमीटर से हमने 3 मिलीमीटर कर दिया, ठीक है ना, 3 मिलीमीटर कर दिया। अब क्या बोलता है, इसका रेडियस है 3 मिलीमीटर, ठीक है, ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई, ये मीटर में चेंज किया, मीटर, इसका फोर्स पता करना है, F2 पता करना है, ठीक है, R2, R1 R2 और F1 F2 दो चीजें हैं, F2 पता करना है आप लोगों को। अब बोल बेटा, अगर मैं प्रतिबल के बारे में बात करूं, प्रतिबल जानते हो बेटा, प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल बेटा, क्योंकि प्रतिबल क्या कहलाता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो भी बल लगेगा वो इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होगा। सिंपली है, फोर्स ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर सेकंड, ठीक है ना। हम ये बोल सकते हैं ना बेटा कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, दोनों का जो स्ट्रेस है, प्रतिबल, ये दोनों के लिए सेम होगा ना बेटा, ठीक है ना। वायर मटेरियल चेंज नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, बस हमने 1 मिलीमीटर से उसका जो व्यास है, रेडियस है, वो 3 मिलीमीटर कर दिया है। वही वायर रखे हम लोगों ने, बस हम लोगों ने चेंज क्या करे हैं, रेडियस, ठीक है ना। अब क्योंकि वायर मटेरियल सेम है, तो हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रेस है, फोर्स ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, बल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये दोनों के लिए सेम होगा। अब इसके एकांक क्षेत्रफल पर काम करोगे, इसके एकांक क्षेत्रफल पर काम करोगे, दोनों सेम होगा। तो F1 अपॉन A1 बराबर F2 अपॉन A2। अब कुछ नहीं रखा है इसमें, अब तो वैल्यू रखना है, F1 हमारा 10 है, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R1 स्क्वायर मतलब पाई R1 स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6 इज इक्वल टू F2 पता करना है बेटा, हम लोगों को F2 पता करना है, ठीक है ना। अब है कि A2 बराबर होता है पाई क्रॉस सेक्शन एरिया, रे A बराबर पाई R स्क्वायर होता है ना भाई। अब पाई, ठीक है ना, R2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9 गुनी 10 पर ऋण 6, ठीक है बेटा। पाई से पाई को उड़ा दो भाई, 10 पर ऋण 6 से 10 पर ऋण 6 इसको भी उड़ा दो। F2 ज्ञात करना है, 9 इधर आ जाएगा, 10 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, F2 बराबर 90 न्यूटन, ठीक है ना। तो दूसरे वायर को तोड़ने के लिए कितना बल लगेगा हमको, 90 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा बेटा, समझ में आ गया बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक 5 ग्राम की गोली बुलेट ये 100 मीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, ठीक है ना, इसका मास कितना दे रखा है बेटा, 5 ग्राम, केजी में चेंज कर बेटा, केजी मतलब 5 मल्टीप्लाई -3 केजी। शुरू वाले क्वेश्चन में बता दिया कैसे केजी बदलना है। बोलता है कि 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड बेटा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, वैल्यू लिखते जाओ, अंत में देखते हैं जो भी हम लोगों को निकालना है। चलते हुए लकड़ी के एक ब्लॉक 6 सेंटीमीटर घुस जाती है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, 6 सेंटीमीटर, फिर से सेंटीमीटर में छेड़ो, इसको मीटर में चेंज करो, सेंटी को हटाओ यहाँ से 10⁻⁻2 के रूप में, 10⁻⁻2 मतलब सेंटी होता है। अरे भाई आपने अभी अभी लिखा 10⁻⁻1 होता है डेसी, ध्यान दीजिएगा, 10⁻⁻2 होता है सेंटी, 10⁻3 होता है मिली, ठीक है ना। अब ये दो यूज करें हम लोगों ने इसी वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना बेटा। अब क्या होता है, गोली द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया औसत बल, बल बोला है ना बेटा, बल बराबर होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दे रखा है बेटा, एक्सेलरेशन पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है, क्योंकि घुस जाती है, फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी बेटा, जीरो। इसी में निपटा दे इसको, चलो इसको लास्ट में करेंगे बेटा।
फाइनल वेलोसिटी जीरो मतलब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है बेटा, ठीक है। क्योंकि हमको v जीरो लेके चलना है, v इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा, क्योंकि जो बुलेट है ब्लॉक में घुसने के साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, धीमे धीमे होके लास्ट में जीरो हो जाएगी। इसका मतलब हमारा एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। लाओ इधर 2as को, 2as बराबर यू स्क्वायर, एक्सीलरेशन निकालना है ना बेटा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2s। अब वैल्यू बार रखना है, एक्सीलरेशन बराबर u कितना है बेटा 100, मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 कितना लिखूं बेटा, इसको डायरेक्ट लिखूं 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 लिखूं ना बेटा, ठीक है। अब क्योंकि नीचे 2 दिया हुआ है, यस कितना दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब लेके चलो इधर ऊपर, इसको ऊपर लेके चले, इसको ऊपर लेके चलोगे कितना हो जाएगा बेटा 10 की पावर 6 हो जाएगा, नीचे में कितना बचेगा 12। अब 12 से एक का भाग जाएगा, बच्चों वाला मेथड करते हैं, 12 भागित 1 करो बेटा, दशमलव नहीं जाता, फिर भी नहीं जाता 0, ठीक है ना। 12 8 96 होता है बेटा, कितना होता है 96, कितना बचा 4 बचा 0, कितना 32 36 बेटा 36, ठीक है, फिर 4 बचा, फिर वही आ जाएगा 32 36, मतलब चलो ठीक है 3 बार कर लिए। हमारा एक्सेलरेशन कितना आया बेटा, एक्सेलरेशन कितना आया हमारा, एक्सेलरेशन कितना आया 0.0833, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में हमारा 10 की पावर कितना है बेटा, भूलना नहीं है इसको, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये चला 10 की पावर 6 को भूलना नहीं है, ठीक है ना, 10 की पावर 6 को भूलना नहीं है। इधर आगे चल 10 की पावर 6। अब देखिए हम लोग ने एक डेसिमल के बाद रखते हैं, 8 के बाद डेसिमल रखते हैं, ये चला 2 डिजिट मतलब 8.33 राइट में चले बेटा। डेसिमल को अगर राइट स्लाइड करोगे, राइट की तरफ स्लाइड करना है तो यहाँ से आप निगेटिव करते चलो, एक एक डिजिट, जितने डिजिट स्लाइड करे उतना ही डिजिट आपको माइनस भी करना है। ये हो जाएगा 2 डिजिट चला राइट तो 2 डिजिट माइनस होगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। एक्सेलरेशन है बेटा ms-2, ठीक है ना, ms-2। अब बोलता है फोर्स बताओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है बेटा, मास दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 kg, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 kg मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन अभी जस्ट फाइंड करो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है बेटा। ये -3 ये +4 है, कितना बचेगा 1 10 बचेगा केवल, मतलब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 5 3 15, एक बचा 5 3 15 16, एक बचा 5 8 40 और एक 41, ठीक है बेटा। और 10 की घात, अरे इसका भी डेसिमल होगा ना बेटा, ये 100 हो जाएगा, ऊपर एक 10 बचेगा बेटा, एक शून्य से एक शून्य कट कट तो 416.5 और ये हो जाएगा 417, ठीक है बेटा। ऑप्शन मैच करिएगा बेटा कौन सा होगा, ठीक है ना, कौन सा होगा, अच्छा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। क्लियर है बेटा, सीधे सीधे आपको बल बोला है बेटा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये याद रखिएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। और इक्वेशंस के मोशन के थ्रू आप लोगों ने क्या निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकाल लिया। मास दे रखा था पहले से ही, एक्सीलरेशन निकाले, अब मास इनटू एक्सीलरेशन रख दिया बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन रख दिया, ठीक है। और हमारा आंसर आया 417, ठीक है ना। और ये न्यूटन में होगा बेटा, ठीक है ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है बेटा 10⁵ की घात डाइन होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, कई बार वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट पूछ लेता है, नहीं तो कई बार आप लोगों को यूज करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा, ठीक है ना। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है जिसका वेग 100 मीटर की दूरी पर 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा पहले से बोल लो क्या बोलता है, द्रव्यमान बोला है 20 kg, इसको नहीं छेड़ो, किलोग्राम में दे रखा है, 100 मीटर दूरी है, मतलब ये विस्थापन है हमारा, यस है, ठीक है ना, 100 मीटर, ठीक है बेटा। बोलता है 100 मीटर दूरी के साथ में 20 मीटर, हमारा वेग हो गया 20 से 5, मतलब हमारा पहले वेग था u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, बाद में वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। यह सिंपल सा लॉजिक है बेटा, हमारा वेग बाद में ज्यादा था, सॉरी पहले ज्यादा था बाद में कम हुआ, इसका मतलब हमारा एक्सीलरेशन निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आंसर दे भी रखा है, बोला क्या गया है कि बल ज्ञात करो, बल मतलब बल भी निगेटिव होगा ना भाई, आपका एक्सीलरेशन निगेटिव होगा मतलब बल भी निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स बराबर आप लिखते क्या हो, मास इनटू एक्सीलरेशन, अरे निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव होगा। अब देखते हैं हम लोग एक्सीलरेशन निकालने के लिए, क्योंकि मास दे रखा है एक्सीलरेशन निकालेंगे, वही वाली कहानी, ठीक है ना। इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। सीधे सीधे करो इसको बेटा, सीधे सीधे उड़ाते हूँ, देखो
ए इज इक्वल टू 20 5 25 मल्टीप्लाई 20 में से 5 गया 15 बटे में 2 गुणित यस कितना है बेटा 100 है। उड़ा दूं इसको, ठीक है ना। अब यहीं पर डायरेक्ट उड़ा दो। अब क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ में मास मल्टीप्लाई है तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 25 गुना 15 बटे 2 गुना 100 गुना में मास कितना होगा, मास कितना है बेटा, मास कितना है 20 kg 20, ठीक है ना। अब उड़ा दो यहाँ से, ये 0 से 0 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया बेटा, ठीक है ना। ये कितना होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, करो भाई, 5 3 15, अच्छा मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, इसको अभी काटो मत, काटोगे तो टफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधा, 15 5 75 की 5 7 बच गया, 15 दूनी 30 और 7 37 और ये नीचे एक 10 बचा था मतलब 10.5 हो जाएगा, 37.5। और क्योंकि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो निगेटिव है, रिटार्डेशन एक्सीलरेशन है, मंदन है, इसीलिए हमारा जो बल है वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस वजह से अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेटा। ओके डन, क्लियर है आप सभी लोगों को। ओके बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर सीधे सीधे आप इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना भाई, ठीक है ना, आपको सिंपल से लॉजिक बता रहा हूँ। परिणामी का मतलब होता है जोड़, परिणामी का सीधा सीधा मतलब होता है जोड़, जोड़, ठीक है ना। ऐसा हो भी सकता है कि अगर विपरीत दिशा में हो तो निगेटिव होगा, लेकिन किसी भी हालत में परिणामी किसी एक संख्या से किसी छोटा नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं बोलूं हमको दिया हुआ है 5 10, ठीक है, तो दो चीजें हो सकती है। अगर ये दोनों बल एक दिशा में काम कर रहे हो, एक दिशा में काम कर रहा हो, 10 और 5 एक दिशा में काम कर रहा हो तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 5 और 10 15 न्यूटन बल लगेगा। दूसरा चीज क्या हो सकता है बेटा, अगर दोनों विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों घट जाएंगे, मतलब हमारा जो नेट बल होगा, नेट फोर्स होगा, वो कितना हो जाएगा 5, 10 में से 5 घटोगे 5 ही बचेगा ना भाई। अब क्योंकि अब ये मिनिमम कंडीशन है, ये वाली मिनिमम कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में या किसी डायरेक्शन में भी दे दिया है, अगर ऐसे भी दिया है, ऐसे भी दिए हैं, ठीक है ना, किसी एंगल थीटा पर दे दिया F1 और F2, तो आप देखोगे इनमें से किसी या तो दोनों से ज्यादा होगा या किसी एक से ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा किसी हालत में ऐसा नहीं होगा कि इसका परिणामी 5 से छोटा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन हमको ऑप्शन में दे रखा सीधे से यहाँ उड़ा दो, ठीक है ना, 12, ठीक है ना, बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है 5 से, 4 छोटा है 5 से, 5 5 के बराबर है, ठीक है ना। इस प्रकार से देखें हम लोगों ने हमारा जो नेट परिणामी है, नेट फोर्स है, वो किसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक होता है जो छोटी वैल्यू है, हमारी फोर्स की जो छोटी वैल्यू है उसके या तो बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा, लेकिन उससे कम कभी नहीं होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बोला है कि परिणामी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। अब सॉल्यूशन करने के लिए मत बैठ जाना, आपको बता भी देते, चलो ठीक है बेटा। अगर दो फोर्स दिया हुआ है, बल दिया हुआ है F1, आगे सॉल्यूशन है बेटा इस पर से, इसलिए बता ही देते कॉन्सेप्ट, ठीक है। दो फोर्स दिया हुआ है F1 और F2 इस प्रकार से एक एंगल पे काम कर रहे हैं, F1 और F2 एक एंगल पे काम कर रहे हैं, इसका बोलता है परिणामी ज्ञात करो। तो सीधे सीधे हम लोग क्या निकालना है, एफ नेट निकालने के लिए, मतलब परिणामी निकालने के लिए इस प्रकार का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े हुए वेक्टर में, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब थीटा की जो भी वैल्यू है आप पुट कर सकते हो, अब यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा, ये फॉर्मूला हम लोग आगे यूज करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर बेटा। क्या बोलता है, गतिज ऊर्जा या मिश्रित ऊर्जा सदिश के मध्य खींचे गए ग्राफ की ढाल किसके परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से dx और डी के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचना है, दोनों का जो ढाल है वो किसके परिवर्तन की दर के बराबर है। हम मान लेते हैं कि एक ग्राफ है इस प्रकार से, अगर इनके दोनों के बीच में एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बन रहा है, इसके स्लोप जो है, इसका स्लोप एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं बेटा, इसका क्या लिखते हैं, हम देखते हैं बेटा, हमको निकालना है डी के बाय डी एक्स, ठीक है ना, हमको डी के बाय डी एक्स से निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये बोला है कि इनके परिवर्तन किसके परिवर्तन की दर के बराबर होगा, ठीक है ना। इनके मध्य खींचा गया ग्राफ स्लोप ही होगा बेटा, सॉरी, इनके मध्य खींचा गया ग्राफ स्लोप होगा, स्लोप को डी के बाय डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर मान के चलो इस प्रकार से x और y के बीच ग्राफ हो तो dy स्लोप मतलब y अपॉन x से रिप्रेजेंट करेंगे, dx और dy होगा तो स्लोप dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करोगे। स्लोप दैट मीन्स dy बाय dx या y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे k की वैल्यू। k क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर लिखते हो किसी भी पार्टिकल के लिए जिसका मास m हो, तो हम लिखेंगे d बाय dx हाफ mv स्क्वायर होगा बेटा। अब देखिएगा हाफ mv स्क्वायर में m तो कांस्टेंट है, पार्टिकल कितना भी दूर ट्रेवल कर ले मास कांस्टेंट रहता है ऑलवेज, ठीक है ना। तो हाफ भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, हाफ m d बाय dx v स्क्वायर बेटा। अब देखिएगा वेलोसिटी वेरी हो रहा है, वेलोसिटी वेरिएबल है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है लेकिन वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ m, ठीक है ना। मेथड पता है, 2v हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा dv बाय dx, dv बाय dx, क्योंकि एक बार और उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोगों ने dv बाय dx रखा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, बचा क्या बेटा यहाँ पर बराबर में, अच्छा लिख लो बराबर dk बाय dx बराबर बचा mv dv अपॉन dx बचा बेटा, क्योंकि हमको देखना है बेटा। अब dv बाय dx ऊपर नीचे में dt का मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसा, dv बाय dx dt अपॉन dt करा बेटा, ठीक है ना, इसमें कोई प्रकार चेंज नहीं हुआ है। अब ये dt को लाओ dv के नीचे, ठीक है, mv ये हो जाएगा dv अपॉन dt एक हो गया, और दूसरा क्या बचा dt अपॉन dx, ये दूसरा हो गया, ठीक है बेटा। अब dv बाय dt आप लोगों ने पढ़ रखे हो, आप लोगों ने पढ़ रखे हो dv अपॉन dt पढ़ रखे हो एक्सेलरेशन, एक चीज। दूसरी चीज पढ़ रखे हो बेटा dx अपॉन dt पढ़ रखे हो वेलोसिटी, क्या पढ़ रखे हो वेलोसिटी। अरे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। ओके बेटा, मतलब वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगा, स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाएगा, ठीक है बेटा। अब क्योंकि यहाँ पर dt बाय dx है, यहाँ पर dx बाय dt, इसको उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा dx बाय dt बराबर 1/v। अरे दोनों पक्षों को इनवर्स कर दिया, दोनों पक्षों को पलट दिया, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग mv मल्टीप्लाई, ये किसके बराबर है, त्वरण के बराबर, मल्टीप्लाई ये किसके बराबर है, ये 1/v के बराबर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ dt बाय dx है ना, ये v से v कैंसल, बचा क्या बेटा dk अपॉन dx बराबर बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, dk बाय dx से हो जाएगा बल, ठीक है ना। अब क्योंकि आप लोगों को मैं ध्यान दिला दूं ऑप्शन में कंफ्यूज होने के लिए ये चीज यहाँ पर दे दिया बल, आप सीधे सीधे उड़ा के आ जाओगे बल, मतलब बल को टिक करके आ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। आपको बोला गया है स्पष्ट, जो ढलान है मतलब dk बाय dx जो ढलान है किसके परिवर्तन की दर के बराबर, परिवर्तन की दर के बराबर है, तो हमको लाना पड़ेगा बेटा परिवर्तन की दर। इसका मतलब आपने अगर न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े, बाय न्यूटन इतना लंबा चौड़ा करने का नहीं है, बस मैं समझा दे रहा हूँ एक एक स्टेप, मुझे लगता है कि मुझे समझाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी डाउट अगर रहे तो कोई फिर बाद में तकलीफ हो जाती है। बाय न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, F बराबर dp बाय dt कहता है, हाँ या ना बोले यार, फोर्स अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ ना। तो हम लिख सकते हैं ना सीधे सीधे, हम लिख सकते हैं dk बाय dx बराबर dp बाय dt लिख सकते हैं बेटा। मतलब जो ढलान है ये स्लोप है, स्लोप किसके इक्वल होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। इसको इंपल्स भी कह सकते हैं, मोमेंटम दैट मींस इंपल्स। ओके बेटा, हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की कहानी थी बस, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। ये क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, एक चिकनी सतह के झुके तल पर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान यम दो स्प्रिंग से बंधा है, स्प्रिंगों के एक दूसरे छोर दृढ़ सहारे से बंधे हुए हैं, यदि प्रत्येक स्प्रिंग का बल नियतांक है तो वस्तु का आवर्तकाल क्या होगा। सीधे सीधे ध्यान दीजिएगा, बोलता एक चिकनी सतह झुके वस्तु झुके तल पर, मतलब ऐसा है, ठीक है, थीटा कोण पर एक चिकनी सतह को झुका दिए, यहाँ पर एक वस्तु
एक वस्तु है जो कि दो स्प्रिंग सतह से जुड़ा हुआ है, दो स्प्रिंग सतह जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। इस पर इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है ना। आपको बता दूं कि अगर कोई इस प्रकार से जुड़ा हो, इस प्रकार से जुड़ा हो, इस प्रकार से, या स्प्रिंग, ठीक है ना, इस प्रकार से जुड़ा हो, तब बेटा दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, नेट इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा k1 प्लस k2। k1 प्लस k2 मतलब k प्लस k बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2k। अब क्योंकि हमारा टाइम पीरियड क्या बोलता है, t बराबर 2 पाई रूट यम अपॉन के, रूट यम अपॉन के। इस किसी स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, किसी स्प्रिंग के लिए हमारा टाइम पीरियड, ऑसिलेशंस के लिए हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट यम अपॉन के। अब k इफेक्टिव है, यहाँ पर k इफेक्टिव है, मतलब हमको रखना है t बराबर 2 पाई रूट यम अपॉन 2 के बेटा, क्योंकि यहाँ पर पावर में दिया हुआ है, पावर 1/2 1/2, तो यहाँ पर रूट को क्या लिखते हैं, पावर में लिखते हैं। t बराबर 2 पाई यम अपॉन 2k की पावर 1/2, ठीक है बेटा। बस इतना सी कहानी था। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कोई स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट हो तब, अरे सीरीज की कहानी पता है कि नहीं, कर लेते बेटे। ये ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 2 पाई ब्रैकेट यम अपॉन 2k की पावर 1/2। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सुनते देखते हैं। आप लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा है, प्रतिरोध, प्रतिरोध। अगर श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम की बात करें तो R बराबर हो जाता है R1 प्लस R2, ठीक है ना। अगर समांतर क्रम के बारे में बात करते हैं बेटा, समांतर क्रम के बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। साथों साथ आप लोगों को बताते चल रहा है, ये 12th का टॉपिक है, फिर भी अब जानिएगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, देखते हैं धारिता, धारिता के बारे में बात करते हैं। जब श्रेणी क्रम हो, जब श्रेणी क्रम हो तो ये उल्टा होता है, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है बेटा। और जब समांतर क्रम के बारे में बात करते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो इस प्रकार से आप प्रतिरोध और धारिता का भी समतुल्य निकाल सकते हो। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखी कि श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा k प्लस के बराबर 2k हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, बोला दोनों का स्प्रिंग नियतांक सेम है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, जैसे ही ट्रेन रुकती है तो सवारी आगे की ओर गिरती है, इसका कारण क्या है, ठीक है ना। सिंपल सी है, सभी लोगों ने इस चीज को अनुभव किया होगा। ट्रेन में सफर किए होंगे, बस में सफर किए होंगे, या किसी भी चालक व्हीकल्स में सफर किए हुए, ब्रेक लगने के बाद आप आगे की ओर झुकते हो, गाड़ी चल रही है, चलते 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 क्या होता है, ठीक है ना, ऐसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। एक कोई पैसेंजर बैठता है, चलते 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 ये पैसेंजर आगे की ओर झुक जाती है ब्रेक लगने के बाद। अगर मान के चलो चल रही है तो ये तो आगे की ओर झुक रहा है, लेकिन लेकिन अगर मान के चलो खड़ी है, अभी रुकी हुई है, और अचानक चलना स्टार्ट करे, अचानक चलना स्टार्ट करे इस प्रकार से, तब ये क्या होता है, पीछे की ओर बैंड हो जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब है, ये जड़त्व की कहानी है, ये जड़त्व की कहानी है। जड़त्व क्या बोलता है बेटा, जड़त्व क्या होता है, ये वस्तु के प्रकृति को दर्शाता है, वस्तु की प्रकृति को दर्शाता है। वस्तु की प्रकृति मतलब बेटा, अगर वस्तु विराम में है, विराम में है, उसके जड़त्व को क्या कहेंगे, या विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तो उसके जड़त्व को विराम का जड़त्व कहेंगे, विराम का जड़त्व, ठीक है। यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में है, तो उसके उस जड़त्व को कहेंगे गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व। और यदि वस्तु एक सीधे डायरेक्शन में, या डायरेक्शन बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना, एक दिशात्मक है, दिशात्मक इनर्शिया होता है, ठीक है ना, एक दिशा में चल रही है, एक दिशा में चल रही है, तो उसको दिशात्मक जड़त्व कहते हैं। दिशात्मक जड़त्व, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व लिख दो, दिशा का जड़त्व।
अब जड़त्व क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही बना रहना चाहता है। ये वस्तु की प्रकृति हो जाती है कि अगर वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहता है। वो अपने आप में कुछ भी बदलाव नहीं चाहता, अगर उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है तो, ठीक है ना। गतिशील अवस्था में यदि बाह्य बल अगर काम नहीं कर रहा है, अगर हम बाह्य बल लगा दे, नहीं लगा या बाह्य बल 0 रखे, तो वस्तु गतिशील अवस्था में ही बना रहना चाहेगी। वस्तु अपनी प्रकृति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहती, ठीक है। लेकिन हम करते हैं, अगर वस्तु एक दिशा में चल रही है, अगर गाड़ी या मोटर एक दिशा में चल रहा है तो वो एक दिशा में बना रहना चाहता है, बिना स्ट्रिंग के घुमाए, बिना हैंडल घुमाए उसकी दिशा आप नहीं बदल सकते। उसको ही जो उस प्रकृति में बना रहना चाहता है उसका उसके जड़त्व के नाम से जाना जाता है। जैसे विराम में है तो विराम का जड़त्व, गतिशील अवस्था में तो गति का जड़त्व, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में है तो दिशा का जड़त्व, ठीक है। अब कहानी ये आती है कि यदि कोई, प्रश्न में क्या बोला है, ट्रेन के बारे में बात किया, ठीक है ना। ट्रेन जैसी रुकती है तो, ठीक है ना। यदि कोई अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन तो गतिशील अवस्था में है भैया, लेकिन उस पर बैठा हुआ इंसान वो तो स्थिर है, किसके सापेक्ष, अपने बाजू वाले के सापेक्ष स्थिर अवस्था में है, ठीक है ना। मतलब वो एक सीट के साथ में जुड़ा हुआ है और स्थिर अवस्था में। जैसे बस ट्रेन रुकती है, उसकी जो शरीर है, उसका निचला हिस्सा तो स्थिर रहना चाहता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा क्या है, गतिशील अवस्था में बना रहना चाहता है, क्योंकि ट्रेन के साथ में उसका ऊपरी हिस्सा का मतलब, अरे यार यहाँ ऐसा समझो ना भाई, ठीक है ना। ये चल रही, इसको मैंने सीट में बिठा दिया, एक इंसान है, चलो देखो आगे, इसको मैंने सीट में बिठा दिया आगे करके, ठीक है। अब इसका ये निचला हिस्सा है, मतलब कमर के नीचे वाला हिस्सा किसके संपर्क में है बेटा, कमर के नीचे वाला हिस्सा है, ये है ट्रेन के सीट के हिस्से में, ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा जो कि ट्रेन के साथ गतिशील अवस्था में, ठीक है। अब जैसे ही ट्रेन रुकती है तो ट्रेन के साथ में उसके सीट के संपर्क में जितना हमारा शरीर जुड़ा हुआ है वो भी रुक जाती है। लेकिन जो ऊपरी हिस्सा जो कि गतिशील अवस्था में बना रहना चाह रहा है, उसकी प्रकृति गत्यात्मक है, ठीक है ना। वो चाहता कि मैं अभी भी गतिशील रहूं, जिस वजह से आप आगे की ओर झुक जाते हो, जब यदि झुक जाते हो, ठीक है। यदि अचानक ब्रेक लगाए तो, या धीरे धीरे ब्रेक लगाए तो ट्रेन में तो होता ही है। इसके विपरीत जैसे ही देखते हैं, ट्रेन रुकी हुई है, हमारा जो शरीर है, निचला वाला हिस्सा जो सीट के संपर्क में है वो भी स्थिर है, पूरा का पूरा शरीर अभी स्थिर में है। जैसी ट्रेन अचानक चलना स्टार्ट करती है, ठीक है ना, हमारा ये वाला हिस्सा जो शरीर सीट के संपर्क में है ट्रेन के साथ आगे बढ़ जाती है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो कि कमर के ऊपर वाला हिस्सा है वो अभी भी स्थिर अवस्था में बना रहना चाहता है, वो अपनी प्रकृति में बदलाव नहीं चाहता। उस वजह से ये ट्रेन आगे निकल जाती है, ये अपनी जगह पर बना रहना चाहता है। उस वजह से ये उस टाइम जब ट्रेन रुकी हुई है और अचानक चल पड़ती है, ये पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है ना, पीछे की ओर उसको जर्क फील करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दो कहानी आप लोगों ने जस्ट विपरीत एक ही है, ये बस में भी वही कहानी होती है, ट्रेन में भी वही कहानी देखते हो आप, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न, ठीक है ना। अब ये चलो ये दिशा का भी बात करते हैं, दिशा का आप देखोगे, अब जैसे ही अब ट्रेन या बस चल रही है, अचानक अंधा मोड़ आता है और स्ट्रिंग इकट्ठे घूम जाती है बस की, और बस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें बैठा हुआ पैसेंजर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में बना हुआ रहता है और उसी में बना हुआ रहना चाहता है। लेकिन बस के अचानक मुड़ने से हमारा सीट का ये वाला हिस्सा तो मुड़ जाता है, लेकिन ये वाला हिस्सा बस के एक डायरेक्शन में बना रहना चाहता है, जिस वजह से आप बस के उस दीवार के साइड में बैंड हो जाते हो, जिस अपोजिट डायरेक्शन में वो मुड़ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस, ठीक है। 3 इनर्शिया आप पढ़ते हो बेटा। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इसका कारण ये है, ननामदिस तो होगा ही, देखते हैं पहले। सवारी का जड़त्व, ट्रेन का जड़त्व नहीं है, ट्रेन का कोई काम नहीं है, पृथ्वी द्वारा पृथ्वी खिंचाव नहीं, सवारी का जो जड़त्व है, सवारी किस प्रकार से है, वो रेस्ट में है या मोशन में है, उस हिसाब से वो रिएक्ट करती है, आगे की ओर झुकेगी या पीछे की ओर बैंड होगा। ओके बेटा, डन। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा ये, एक द्रव्यमान यम एक स्ट्रिंग की सहायता से x दूरी से नियत त्वरण g/2
द्वारा नीचे की ओर लाया जाता है। स्ट्रिंग द्वारा किया गया कार्य। बोला क्या है, स्ट्रिंग है, एक द्रव्यमान इसमें लटका दिए हम लोगों ने जिसका मास EM है, ठीक है। उसको x दूरी विस्थापित किया गया है, x दूरी विस्थापित किया है। इसका त्वरण कितने त्वरण से लाया गया, g/2 से लाया गया। पहले तो कार्य का परिभाषा आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन बेटा। क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन, इसमें देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है बेटा। क्योंकि हम लोग ने गति के दूसरे नियम में पढ़े हैं, यह बराबर यम एन, ठीक है ना। तो यह बराबर यम ए के हिसाब से हो जाएगा W यम ए डी, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर द्रव्यमान तो यम है, कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण बोलता है, त्वरण कितना है, A बराबर G/2 से हम लोगों ने उसको खींचा है। विस्थापन कितना बेटा, विस्थापन रखे हैं हम लोगों ने x, तो हम लोग ला लेते बेटा यम मल्टीप्लाई G/2। अरे लल्लू सा क्वेश्चन है बेटा, हाफ यम जी एक्स हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है। mg² नहीं, mg² तो है ही नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। यहाँ पर बल का आप लोगों को, कार्य का परिभाषा आप लोगों को पता होना चाहिए, कार्य क्या होता है, कार्य का सूत्र भी पता होना चाहिए। इसका मात्रक होता है बेटा जूल, इसका मतलब क्या होता है जूल, इसलिए अच्छा ये जूल में होगा, ये सारे जूल में होंगे, ठीक है। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा ये, ठीक है, पढ़िए बेटा। पढ़ लिए बेटा, सॉल्व करते हैं। जब बस अचानक मुड़ती है तो सावरिया सावरिया नहीं है रे, सवारिया है रे। सवारिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं है, सावरियम आइसक्रीम। हाँ, जब बस अचानक मुड़ती है तो सवारियां बाहर की तरफ गिरती है, क्यों। अरे यार अभी डिस्कस करे यार हम लोगों ने, गति की चाल के कारण, गति के जड़त्व के कारण, सीधा सीधा है, गति के जड़त्व के कारण, ठीक है। ये हमारा राइट होगा, इनमें से गति के त्वरण के कारण, त्वरण नहीं आएगा, चाल नहीं आएगा, जड़त्व कारण। मेन जो रीजन है वो है इनर्शिया, जिसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या होता है, वो पदार्थ की या वस्तु की प्रकृति होती है। गतिशील है तो गतिशील में बना रहना चाहेगा, विरामावस्था में तो वो विरामावस्था में ही बना रहना चाहेगा, और एक दिशा में चल रही तो वो उसी दिशा में बना रहना चाहेगा। कब तक, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम लोगों ने बल लगाया, इसका मतलब उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई। अगर वो गतिशील अवस्था में है तो उसको, उसकी वेलोसिटी और बढ़ा सकते हो, उसको रोक सकते हो आप, ठीक है ना, उसको, उसकी दिशा बदल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से, या विरामावस्था में है तो आप उसको गतिशील अवस्था में ला सकते हो, ये इसको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर सकते हो। ये कब काम आएगा, जड़त्व कब तक लागू हो रहा है, जब तक उस पर कोई हम बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। बाह्य बल लगा रहे हो, फिर भी ध्यान दीजिएगा, जो हम बल लगा रहे हैं, ये जो जड़त्व है, इनर्शिया, उस बल का क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है ना। आपको कोई चीज भारी क्यों लग रही है, ठीक है ना, किसी वस्तु को आपको अलग अलग टाइम क्यों लगता है विस्थापित करने के लिए, क्योंकि वो इनर्शिया इनर्शिया क्या कर रहा है, उस फोर्स का अपोज कर रहा होता है। समझ में आया बेटा, ओके बेटा, ठीक है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने इस लेक्चर में लगभग 15 क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लिया विद डिटेल, ठीक है ना। सारे ऑप्शन, सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताने की कोशिश किए। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।